दोस्तों, साल 1957 से 1971 तक इन 14 सालों में छोटी सी कैरिबियन कंट्री हेटी में 60,000 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। इस तरह के कत्लेआम को करवाने के पीछे खुद हेटी के प्रेसिडेंट पापा डॉक का हाथ था। पापा डॉक जो आगे जाकर इतिहास के सबसे क्रूर डिक्टेटर्स में से एक बना। वैसे तो एशियाई कंट्रीज में पापा डॉक के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, पर अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज के लोग पापा डॉक की करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर हम हिस्ट्री में डिक्टेटर्स की बात करें तो आप में से ज्यादातर लोग नेपोलियन या एडोल्फ हिटलर को जानते होंगे। ये सभी डिक्टेटर्स फ्रीडम और रेवोल्यूशन के नाम पर या दूसरे देशों को इन्वेड करने के लिए क्रूरता दिखाते थे, लेकिन पापा डॉक इनके जैसा नहीं था। वो खुद को बैरन सैमडी समझता था। दोस्तों, हेटी में वुडू रिलीजन में बैरन सैमडी एम्परर ऑफ द डेड यानी मौत के देवता को कहा जाता है, जो मुंह में सिगरेट रखकर काला कोट और ब्लैक हैट पहने रहता है। जिस तरह भारत में काला जादू का प्रचलन है, वैसे ही वुडू रिलीजन में तांत्रिक एक्टिविटीज को लेकर कुछ रिचुअल्स होते हैं। पापा डॉक इन तांत्रिक विद्याओं और आफ्टर लाइफ में बहुत ज्यादा बिलीव करता था। हेटी के राष्ट्रपति पद में होने के बावजूद पापा डॉक का अपने धर्म में इतना ज्यादा विश्वास था कि उसमें होने वाले अंधविश्वास के चलते उसने अपनी 14 साल की सत्ता के दौरान अपने ही देश के 60,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। पापा डॉक का धर्म के नाम पर अंधविश्वास ऐसा था कि एक बार उसने देश के सभी काले कुत्तों को मरवाने का ऑर्डर दे दिया था, और अगर कोई उससे दुश्मनी मोल लेता तो वो उस इंसान को बड़ी बेरहमी से सल्फ्यूरिक एसिड के तालाब में जिंदा डुबाकर मार डालता। आखिर पापा डॉक किस तरह के अंधविश्वास पर बिलीव करता था और कैसे उसने अपनी प्रेसिडेंटशिप के दौरान लोगों पर कहर ढाया, आइए डिटेल्स में समझते हैं इन सब घटनाओं को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1900 में, जब हेटी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ और भी बहुत सारे परेशानियों और बीमारियों से जूझ रहा था। इसी दौरान 14 अप्रैल 1907 को हेटी के कैपिटल पोर्टो प्रिंस में पापा डॉक का जन्म होता है। पापा डॉक का असली नाम फ्रैंकोइस डुवेलियर था। दोस्तों, उस वक्त आर्थिक परेशानियों और भुखमरी के चलते इस देश का ज्यादातर यूथ हेटी छोड़कर अमेरिका शिफ्ट होने की सोच रखते थे। ऐसे वक्त में फ्रैंकोइस ने अपने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की। जब ये बात हेटी के प्रेसिडेंट डुमार से एस्टीमे तक पहुंची तो उन्होंने फ्रैंकोइस को सम्मानित किया। कुछ वक्त के बाद 1946 में फ्रैंकोइस को हेटी का डायरेक्टर जनरल फॉर हेल्थ केयर का पदभार मिला, और इसी के चलते 1949 में उनको हेल्थ केयर मिनिस्टर भी बना दिया गया। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1950 में आर्मी जनरल पॉल मैग्लोयर ने प्रेसिडेंट के खिलाफ जाकर हेटी में सत्ता पलट कर दी और हेटी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद 1950 से लेकर 1956 तक हेटी में आर्मी का शासन चला। आर्मी का इस तरह से कंट्रोल करना फ्रैंकोइस को सही नहीं लगा और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फ्रैंकोइस ने यूएस से हेल्थ सपोर्ट लेकर वहां की लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वो हेटी के छोटे से छोटे गाँव में जाकर वहाँ के लोगों का इलाज करते और हेटी में फैल रही बीमारियों से उन्हें एडुकेट भी करते। इस तरह साल 1950 से लेकर 1954 तक उन्होंने अपना पूरा समय लोगों की सेवा में लगा दिया। उनके सोशल वर्क की चर्चा पूरी हेटी में होने लगी। लोग उन्हें पसंद करने लगे और प्यार से पापा डॉक बुलाने लगे। हेटी के लोग उस वक्त आर्मी के अत्याचार से परेशान थे। ऐसे समय में उन्हें पापा डॉक में एक मसीहा दिखा। लोगों को भी पापा डॉक जैसा ही एक लीडर चाहिए था, जो वहाँ की लोगों की देखभाल कर सके। हेटी के लोगों में पापा डॉक की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी पॉल मैग्लोयर को पसंद नहीं आई और उसने पापा डॉक को मरवाने की साजिश कर डाली, पर पापा डॉक इस बात से वाकिफ थे। इसलिए 1954 से लेकर 1956 तक वो अंडरग्राउंड हो गए। कई सालों तक गायब होने की वजह से उनके मरने की खबर भी फैल गई, लेकिन ये सब महज अफवाहें थी। 1956 के आखिरी महीनों में पापा डॉक लोगों के सामने आए और अगले साल हेटी में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हुए। लोगों को पापा डॉक में मसीहा दिखता था, जिसकी वजह से इस प्रेसिडेंट इलेक्शन में पापा डॉक की
जीत हुई और उन्हें हेटी का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया। दोस्तों, सत्ता में आते ही सबसे पहले पापा डॉक ने देश की आर्मी को कम कर दिया और आर्मी के टॉप रैंक ऑफिसर्स को भी निकाल दिया, क्योंकि उन्हें आर्मी के द्वारा तख्ता पलट करने का डर था। इसके बदले पापा डॉक ने आर्मी के टॉप पोजीशन पर अपने भरोसेमंद लोगों को रखा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनके खिलाफ साजिश हुई और उन्हें सत्ता से हटाने की कई बार कोशिश की गई। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए पापा डॉक ने अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी तैयार की, जिसका नाम टोंटन मकाओ रखा गया। दोस्तों, टोंटन मकाओ एक ऐसी आर्मी थी जिसे आप शैतान का दूसरा रूप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस आर्मी ने हेटी के लोगों पर इतनी बर्बरता और क्रूरता दिखाई जिसके बारे में खुद हेटी के लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा। यूएस से आने वाली सभी फाइनेंशियल और हेल्थ केयर हेल्प को भी टोंटन मकाओ ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि हेटी के लोगों की जमीनें भी इस आर्मी के लोगों द्वारा छीन ली गई। दोस्तों, कुछ वक्त के बाद एक दिन अचानक पापा डॉक को कार्डियक अरेस्ट आया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में टोंटन मकाओ के चीफ क्लीमेंट बारबोट ने प्रेसिडेंट का पदभार संभाला। लेकिन जब पापा डॉक रिकवर होकर सत्ता में वापस आए तो उन्होंने क्लीमेंट बारबोट को प्रेसिडेंट पद का फायदा उठाने और पापा डॉक के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में जेल में डाल दिया। जेल में रहने के कुछ दिनों के बाद क्लीमेंट वहां से भागने में कामयाब रहा। पापा डॉक को लगा कि क्लीमेंट ने तांत्रिक शक्तियों से अपने आप को काले कुत्ते के रूप में बदल लिया है, इसलिए उन्होंने शहर के सभी काले कुत्तों को शूट करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन कुछ वक्त बाद क्लीमेंट पकड़ा गया और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। क्लीमेंट के सर को काटकर चावलों से भरी प्लेट पर सजाकर पापा डॉक के सामने लाया गया। पापा डॉक घंटों उसके सर से बातें किया करते थे। दोस्तों, पापा डॉक की आर्मी टोंटन मकाओ पड़ोसी देशों को हेटी के लोगों का खून बेचकर भी पैसा कमाया करती थी और जब कभी खून की डिमांड नहीं रहती तो वो लोगों के बचे हुए खून को यूं ही नालियों में बहा दिया करते थे। पापा डॉक का हेटी के लोगों में खौफ इस कदर था कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने या जाने की जरूरत नहीं करता था, क्योंकि जो कोई भी पापा डॉक पर सवाल उठाता था उसे जिंदा सल्फ्यूरिक एसिड के तालाब में फेंक दिया जाता था और उसका सारा बदन गल जाने के बाद उसकी खोपड़ी को निकालकर पापा डॉक के घर में सजा कर रख दिया जाता था। लोगों का कहना था कि रात के 3 बजे के बाद पापा डॉक उन खोपड़ियों से बातें किया करते हैं। दोस्तों, हेटी में लॉ एंड ऑर्डर इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि हर जगह कत्ले आम चल रही थी और इन सब को रोकने वाला भी कोई नहीं था। देश में होने वाले अगले इलेक्शन के लिए लोग दुआएं कर रहे थे कि शायद कोई पापा डॉक के खिलाफ खड़ा होकर इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन इलेक्शन में पापा डॉक अकेले कैंडिडेट थे। उनके खिलाफ खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लोगों ने डर की वजह से 99.5% वोट देकर पापा डॉक को जिता दिया। एक बार तो पापा डॉक ने खुद ही हेटी में ऑडियंस पोल करवाया था कि क्या लोग चाहते हैं कि पापा डॉक को सत्ता से हट जाना चाहिए या फिर प्रेसिडेंट के पद पर बने रहना चाहिए। इसका रिजल्ट भी पापा डॉक ने खुद ही डिसाइड किया कि उन्हें सत्ता में रहना चाहिए। दोस्तों, पापा डॉक की इन सब कारनामों से हेटी के लोगों को बचाने वाला कोई नहीं था। अब वहाँ के लोगों के पास पापा डॉक की मौत की दुआएं मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तकरीबन 14 साल के तानाशाही शासन के बाद साल 1971 में पापा डॉक को दूसरी बार कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद पापा डॉक के 20 साल के बेटे क्लॉड डुवेलियर को हेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया, जो आगे चलकर पापा डॉक से भी बड़ा तानाशाह बना। तो दोस्तों, ये थी पापा डॉक की तानाशाही की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें ये भी कमेंट करें। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।